अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 16 का टॉपिक देखेंगे, मेटल हैलाइड्स के डाइल्यूट और मर्कज़ एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस। आप पहले तो इस हेडिंग का मतलब समझते हैं, बाद में इसको डिटेल में देखेंगे। मेटल हैलाइड्स किसको बोलते हैं? मुझे आप लोगों को मैंने प्रोडिक टेबल दिखाया था, मैंने कहा था अभी तक जितने एलिमेंट्स उन सबको ना इकट्ठा करके एक ही जगह पे रख दिया गया है, तो उसको हम नाम देते हैं पीरियोडिक टेबल का। अब पीरियोडिक टेबल में बच्चे ये हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, पहला दूसरा, और ये हमारे पास 13वां 14वां 15वां। ये वाली जो दरमियान वाली मेटल्स होती है ना बच्चे, ये आमतौर पे नहीं पाई जाती, तो हम इसको एज सच उस तरह से नहीं देखते। हम लोग कंसीडर करते हैं ये पहला ग्रुप होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है, या फिर इसको इस तरह से भी देखा जाता है, ये जो दरमियान वाली मेटल्स होते हैं इनका ग्रुप को बच्चे हम बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला ए ग्रुप होता है, ये दूसरा, ये तीसरा होता तो 13वां ग्रुप है, लेकिन इसको थर्ड ए बोला जाता है। ये 14वां ग्रुप होता है तो इसको चौथा ए ग्रुप, 15वां है तो 5वां ए ग्रुप। ये बेसिकली ग्रुप नंबर हमें क्या बता रहे होते हैं? ये बेसिकली हमें बता रहे होते हैं किसी भी एटम के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अल्कली मेटल्स या जो मेटल हैलाइड्स हैं, सॉरी हमारे पास मेटल हैलाइड्स हम लोग बेसिकली पढ़ना चाह रहे हैं ना, मेटल हैलाइड्स क्या होते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में ये जो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ना, ये यूजुअली हमारे पास ये मेटल्स होती है, ये भी मेटल्स ही होती है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो ब्लू वाली है वो हमारे पास क्या है, वो मेटल्स है। ये हमारे पास जो येलो वाली है ये भी मेटल्स है, और ये वाली जो हमारे पास होंगी ये भी मेटल्स है। ये डिफरेंट टाइप्स की होती है, इसको अल्कली मेटल्स बोलते हैं, इसको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, ये ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। ये डिटेल में बस आप सिर्फ ये याद रखिएगा, ये मेटल्स होते हैं। और यहाँ पे जो 17वें ग्रुप के जो 7वें ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, 7वां ग्रुप ए होगा या फिर 17वां ग्रुप होगा, इसको हम लोग नाम देते हैं हेलाइड्स का। हेलोजिन इसको ग्रुप बोलते हैं, मतलब इनमें जो सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे उनको हेलाइड्स बोलेंगे। तो अगर कोई मेटल इस 17वें ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ अटैच हो जाती है तो वो हमारे पास क्या होगा, वो मेटल हेलाइड होगा। तो हम लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं, मेटल हेलाइड कि डाइल्यूट और मर्कज़। डाइल्यूट सोल्यूशन किसको कहते हैं, मर्कज़ सोल्यूशन किसको कहते हैं? इसको इंग्लिश में ना हम लोग डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं। अब डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है क्या हमारे पास? कहता है कि डाइल्यूट सोल्यूशन किसको कहते हैं? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पानी है जो मैंने ज्यादा मिकदार में लिया हो, एक्वस सोल्यूशन में। तो अगर मैं पानी ज्यादा मिकदार में ले रही हूँ, इसमें थोड़ी सी मैं मिकदार साल्ट की, जैसे NaCl जो है ना, वो मेरे पास एक मेटल हेलाइड है। मतलब NaCl हमारे पास N क्या है, Na क्या है, मेरे पास एक मेटल है। और अगर मैं मेटल को क्लोरीन के साथ, हेलोजन ग्रुप के साथ अटैच कर दूंगी तो ये मेटल हेलाइड आ जाएगा। इसको बच्चे नमक भी बोलते हैं। आसान अल्फाज में देखा जाए कि जो हमारे पास NaCl होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो नमक होता है, साल्ट होता है। अगर आप उसकी थोड़ी सी मिकदार को पानी में हल करेंगे तो जो सोल्यूशन बनेगा वो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नमक आप ज़्यादा मिकदार में उसको पानी में हल करते हैं तो फिर वो उसका क्या होगा, कंसनट्रेटेड। कंसनट्रेटेड का मतलब होता है जिसमें मेटल हेलाइड या जैसे ये नमक है उसकी ज़्यादा मिकदार हो। डाइल्यूट उसको बोलते हैं जिसमें थोड़ी सी मिकदार हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज़ को बता रहा है कि डाइल्यूट किसको बोलेंगे, जिसमें थोड़ी सी मिकदार होगी हमारे पास मेटल हेलाइड की। और मर्कज़ किसको बोलेंगे, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा जो है मेटल हेलाइड लिया हो, उसको सॉल्व किया हो, हल किया हो एक्वस सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस हमने ना प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ी थी कि अगर आप कोई सॉल्यूशन लेते हैं, मतलब हमारे पास ये हमने पढ़ा था कि अगर आप यहाँ पे कोई सोल्यूशन लेते हैं कोई भी हमारे पास, तो अगर आप उस सोल्यूशन के अंदर से अगर करंट गुजारते हैं, बैटरी के जरिए आप इलेक्ट्रोड्स के जरिए करंट गुजारते हैं, मतलब ये बैटरी, अगर बैटरी के जरिए मैंने करंट गुजारनी है तो हम लोग इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं। जो बैटरी के पॉजिटिव साइड के साथ अटैच होता है उसको नेट बोलते हैं, जो हमारे पास एनोड बोलते हैं, जो नेगेटिव के साथ होता है उसको कैथोड बोलते हैं। तो जो सोल्यूशन के आयंस है ना वो ऑपोजिट एंड्स की तरफ जाना छोड़ देंगे। जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो कैथोड की तरफ जाना छोड़ देंगे, जो नेगेटिव आयंस होंगे वो एनोड की तरफ जाना छोड़ देंगे। इसी को इलेक्ट्रोलिसिस हम बोलते हैं। तो आज ही हमने ना प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था, जब इलेक्ट्रोलिसिस का हमने टॉपिक पढ़ा। आज हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, हम सोल्यूशन किसका लेंगे, मेटल हेलाइड का, और उसकी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से आयंस जो हैं वो हमारे पास ऑपोजिट एंड के ऊपर, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर मूव करेंगे। तो यहाँ पे इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। कहते हैं जब मेटल हेलाइड्स की इलेक्ट्रिक एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस ली जाती है, मतलब हमारे पास मेटल हेलाइड हम सॉल्यूशन लेंगे, लेकिन कहते हैं सॉल्यूशन की जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, मतलब उस सॉल्यूशन में से जब करंट गुजारेंगे तो जो उसके आयंस हैं वो किस तरह से मूव करेंगे वो उसके ऊपर है। कहते तो पानी की मौजूदगी की वजह से कई मुश्किलात आती है। कहते हैं अब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेटल हेलाइड नहीं है, आपके पास मेटल हेलाइड तो हमने एक्वस सॉल्यूशन में पानी में हल किया, तब इसमें पानी के आयंस भी मौजूद होंगे और इसमें मेटल हेलाइड्स के आयंस भी मौजूद होंगे। मतलब हमारे पास क्या है, ये देखिए अगर ये सोल्यूशन है मेरे पास और यहाँ पे मेरे पास एक तो मेटल हेलाइड है, जैसे मैंने NaCl लिया हुआ है, तो NaCl है तो एक तो मेरे पास उसके आयंस है, सोडियम के आयन है और क्लोरीन के आयन है। सोडियम हमारे पास पॉजिटिव आयन होता है, क्लोरीन नेगेटिव आयन होता है। इसी तरह से बच्चे इसमें पानी भी तो है, तो पानी होगा तो पानी की वजह से हमारे पास उसमें पानी के भी आयंस होंगे। एक हमारे पास हाइड्रोजन आयन होगा और हाइड्रोक्सिल आयन होगा।
अब कहते हैं यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जैसे यहाँ पे देखें ये सोल्यूशन था, हमने इसमें से करंट गुजारी। करंट कैसे गुजारेंगे बच्चे, आप बैटरी को प्रोवाइड करेंगे दो इलेक्ट्रोड्स के जरिए। एक बैटरी के नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ अटैच होगा, नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और एक इलेक्ट्रोड हमारे पास उसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा। बच्चे जो नेगेटिव के साथ होता है ना उसको कैथोड बोलते हैं, और ये वाला क्या होगा, इसका एनोड होगा। अब कहते हैं यहाँ पे ना छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे अगर पानी के आयन्स भी मौजूद है जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन भी मौजूद है, तो अब यहाँ पे देखें इसमें सोडियम आयन भी है पॉजिटिव, और इसमें हाइड्रोजन आयन भी है। तो यहाँ पे सोडियम आयन भी जाएगा इसकी तरफ हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और हाइड्रोजन आयन भी जाएगा। कहते हैं ये थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है कि अगर आप यहाँ पे पानी लेंगे तो उसकी वजह से कुछ मुश्किलात आना शुरू हो जाएगी। कहते हैं पानी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये जल्दी अपने आयंस में तब्दील नहीं होता है, लेकिन इससे कुछ ना कुछ तो आयंस बनेंगे, बहुत कम आयनाइज होता है। जैसे ये कहते हैं कि देखिए पानी है तो इसके आयंस में तब्दील हो रहा है, किसमें, हाइड्रोजन आयन में और प्लस हाइड्रोक्सिल आयन में। दो हाइड्रोजन है बच्चे, एक इधर आ जाएगा और एक OH के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं हमारे पास इसके आयंस बनते हैं लेकिन कम कम बनते हैं। कहते हैं इसका मतलब है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में कई किस्म के आयंस कैथोड और एनोड की तरफ रुजू करते हैं। वही अगेन मैंने आपको बात की थी कि यहाँ पे हम पानी ले रहे हैं, पानी में हमने मेटल हेलाइड मतलब कोई हमने मेटल जैसे NaCl है वो अटैच इसमें हल किया हुआ है। तो अब इसके अंदर एक तरह के आयंस नहीं है, इसमें पानी के आयंस भी मौजूद है, इसमें ये सोडियम क्लोराइड जैसे मेटल हेलाइड के भी आयंस मौजूद है। अब हमारे पास जैसे मैंने कहा कि एक यहाँ पे अगर मैंने कैथोड लिया जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ है, तो इसके पास एक तरह के आयन नहीं जाएंगे, इसमें डिफरेंट तरह के आयन जाएंगे। इसमें सोडियम पॉजिटिव आयन भी जाएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन भी जाएगा। अब अगर ये पॉजिटिव है हमारे पास, तो इसकी तरफ कौन से नेगेटिव आयन जाएंगे, इसमें क्लोरीन इसकी तरफ जाएगा और इसकी तरफ हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन भी जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कैथोड्स की तरफ या एनोड की तरफ एक तरह के आयन नहीं जाते बल्कि डिफरेंट तरह के आयन जाते हैं। तो कई किस्म के जो आयन हैं वो कैथोड और एनोड की तरफ रुजू करेंगे, लेकिन अब रुजू तो करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे जाके डिपॉजिट कौन सा होगा। जैसे यहाँ पे सोडियम है मेरे पास और यहाँ पे हाइड्रोजन H पॉजिटिव जा रहा है, तो कौन सा जाके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेगा और इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, वो इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं हमारे पास वो उसकी सलाहियत की, अपनी सलाहियत, ये जो आयन आ रहे हैं उनकी अपनी सलाहियत के ऊपर डिपेंड करता है। अब उनकी किस तरह से हम लोग उस चीज़ को देखते हैं। अच्छा, इस सारे को देखने से पहले ना हमारे पास एक चीज़ बात, छोटी सी बात उसको देखते हैं। लेकिन ये जो अभी मैंने आपको बात की ना कि हमारे पास मिसाल के तौर पर हमने मेटल हेलाइड लिया है, हमने सोडियम क्लोराइड लिया है, ठीक है, हमने उसका एक्वस सोल्यूशन बनाया, तो यहाँ पे सोल्यूशन में हमारे पास क्या है, सोडियम आयन भी है और हाइड्रोजन आयन भी है। सोडियम क्लोराइड जो है ना हमारे पास ये मेटल हेलाइड की वजह से आए, और ये हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन पानी की वजह से आए। तब ये दोनों जो है हमारे पास सोडियम भी हाइड्रोजन भी किसकी तरफ जाएंगे, ये कैथोड की तरफ जाएंगे। इस तरह से क्लोराइड और हाइड्रोक्सिल आयन वो किसकी तरफ जाएंगे, वो एनोड की तरफ जाएंगे, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कहते हैं अभी जो हमारे पास इसकी कैथोड की तरफ जा रहे हैं, इन दोनों में से कौन सा डिस्चार्ज होगा, इसका इन्हिसार क्या होता है, एटम की ताकत पे होता है, जिसके जरिए वो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से खोज सकते हैं या फिर हासिल कर सकते हैं। ये मैंने जब आपको इसके स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स बताए थे तो मैंने आपको एक रफली आइडिया दिया था हमारे पास कि हमारे पास हम एक वर्ड यूज करते हैं ऑक्टेट रूल का। ऑक्टेट रूल हम किसको बोलते हैं बच्चे, उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास कोई सा भी एटम स्टेबल कब होता है, जब उसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हर एटम की ये ट्राई होती है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करे। कहते हैं पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए ना, हमारे पास ये जो ग्रुप नंबर होता है ना बच्चे, ये किसी भी एटम के बाहर वाले शेल में ना इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बताता है। तो इसका मतलब अगर पहले ग्रुप की मेटल्स में ले रही हूँ तो इनके बाहर वाले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखाऊं तो इनके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन है ये पहले ग्रुप का, तो बाहर वाले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इन सब के बाहर वाले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन यहाँ पे देखें, कोई भी मैंने आपसे कहा कि एटम स्टेबल कब होता है, जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बजाय इसके कि 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं, अपना इलेक्ट्रॉन आराम से दे देते हैं, लूज कर देते हैं, तो ये अपना आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। और दूसरा मैंने कहा था हमारे पास मेटल हेलाइड्स हैं, तो हमने हेलोजन ग्रुप लेना है, 7वां या 7वां ग्रुप मैंने आपसे कहा था। ये वाला ग्रुप मैंने आपको कहा था, आप क्या करेंगे, ये वाला जो हेलोजन इसको ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, इसको 17 कहते हैं, ये 7वां A कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके बाहर वाले शेल में ना हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है जो वो गेन कर सकते हैं, जो वो लेते हैं किसी से। तो कहते हैं हमारे पास कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा, हमारे पास कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन कौन सा लेगा, कहते हैं वो इसकी डिपेंड करता है कि वो एटम जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है या फिर दे सकता है। ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया। अब यहाँ पे देखिए, इन सब में अगर इसी पहले ग्रुप का मुझे देखना हो कि कौन अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से ज़्यादा आसानी से दे सकते हैं, यहाँ पे देखें जितना हमारे पास न्यूक्लियस से फासला ज्यादा होता जाएगा ना, हमारे पास न्यूक्लियस की कशिश कम होती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन निकलना आसान होगा। जैसे लिथियम में से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है।
अब इसकी निस्बत सोडियम में देखें तो फासला ज़्यादा नहीं हो गया, दूर हो गया, तो कोशिश मजीद कम हो गई, तो ये ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इन दोनों के निस्बत पोटाशियम से ज़्यादा आसानी से निकल सकते हैं। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता जाएगा, ज़्यादा आसान होता जाएगा। तो ये ओवरऑल कंपैरिजन होता है जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कहते हैं एक तो ये मैंने आपको रफली आइडिया दे दिया। कहते हैं नीचे हमारे पास इसी चैप्टर में एक टेबल दिया हुआ है 16.2। इसमें दिखाई जाने वाली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हमारे पास ऊपर वाली मेटल्स हैं वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स खो देने की सलाहियत रखती है बजाय इसके कि जो हमारे पास नीचे वाली हैं। मतलब ये हमारे पास ना टेबल दिया हुआ है इसी टॉपिक के नीचे। कहते हैं ये हमारे पास जितनी मेटल्स ऊपर है, ये वाली देखें, ये हमारे पास जो मेटल्स ऊपर हैं, कहते हैं ये वाली जो मेटल्स होती है ना ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देती है। ठीक है, जैसे लिथियम हो गई, पोटाशियम हो गई, कैल्शियम हो गई, सोडियम हो गई, ये सारी अपने इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से क्या करती हैं, निकाल देती हैं। इसके मुकाबले में जो नीचे वाली मेटल्स होंगी जैसे कॉपर होगी, हमारे पास सिल्वर होगी, बोरोमीन हो गई, ये इलेक्ट्रॉन निकालती नहीं है बल्कि ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करती है। तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं निकालती। इलेक्ट्रॉन कौन सी निकालेंगी, ये वाली, ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से आराम से निकाल देती है। ठीक है, हाइड्रोजन को दरमियान में रखा हुआ है कि हाइड्रोजन से ऊपर वाली जो होंगी वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अपना आसानी से निकाल देती हैं, मतलब वो जल्दी लेती नहीं है इलेक्ट्रॉन। उसके मुकाबले में जो नीचे वाली होंगी वो इलेक्ट्रॉन निकालती नहीं है बल्कि वो लेना पसंद करती है। तो यहाँ पे इसी को कह रहा है कि हमारे पास हमने नीचे टेबल में देखा हुआ है, आपने वहां से रफली एक आइडिया लेना है कि जो ऊपर वाली सीरीज में ऊपर वाली होंगी वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से खो देती है, वो जल्दी लेती नहीं, वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करती है। जैसे मैंने आपको बताया भी था पीरियोडिक टेबल में कि जैसे ये सोडियम है ये अपना इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगी, ये लिथियम है ये भी इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगी, पोटाशियम है ये भी एक इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगी। तो ये हमारे पास क्या होती है, ये देना पसंद करती है। कहते हैं अगर कोई मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे मौजूद है तब ये मेटल प्रोटॉन की निस्बत तरजीहन प्रोटॉन बचे हम लोग हाइड्रोजन को ही बोलते हैं। ठीक है, कि निस्बत इलेक्ट्रॉन कबूल करके डिस्चार्ज होगी। वो मैंने अगेन आपको बता दिया है कि हमारे पास जो होती है ना ऊपर वाली मेटल्स ये क्या करेंगी, ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से आसानी से दे देती है, लेकिन जो नीचे वाली होंगी ये क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करती हैं। कहते हैं ये फिर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लेके जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। इसमें हमारे पास कॉपर है और सिल्वर है, ये आपको ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ये देखें यहाँ पे इसमें कॉपर है और इसमें सॉरी ये है कॉपर और इसमें ये वाला सिल्वर है। ठीक है, तो ये हमारे पास बता रहा है कि जो नीचे वाली मेटल्स होंगी वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करती हैं। कहते हैं अगर कोई मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर मौजूद है तब इसकी निस्बत हाइड्रोजन कैटासाइज तरजीहन इलेक्ट्रॉन कबूल करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। कहते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग कोई ऐसी मेटल ले रहे हैं जो ऊपर वाली है और हमारे पास ऊपर वाली मेटल का कोई हमारे पास आयन है और हाइड्रोजन का, जैसे मैं यहाँ पे एक हम लोगों ने लिया अपने सोल्यूशन में सोडियम आयन लिए हैं और एक हमने हाइड्रोजन आयन लिए हैं। कहते हैं फिर क्या होगा, कहते हैं ये मैंने कहा है कि जो ऊपर वाली मेटल्स होती हैं ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। ठीक है, आसानी से लूज कर देती हैं, तो इसका मतलब है ये जल्दी लेंगे तो नहीं। तो इसके मुकाबले में जो हाइड्रोजन है ना फिर क्या वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ पे इसी चीज़ को बता रहा है कि जब कोई ऐसा सोल्यूशन हो जिसमें ऐसे मेटल्स हो जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे तो उस केस में फिर क्या होगा, जब वो कैथोड पे जाएंगी तो वो मेटल्स इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगी। जैसे सोडियम में वो इलेक्ट्रॉन लेती नहीं है, वो देती है, तो सोडियम यहाँ पे जाके डिपॉजिट नहीं होगी। इसके मुकाबले में फिर कौन सी जाके यहाँ पे डिपॉजिट होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन जाके इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। तो कहते हैं इसकी निस्बत हाइड्रोजन गैस से वहाँ पे जाके इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस बनती जाएगी। कहते हैं इसी तरह की मेटल जैसे अगर आप लिथियम ले लें, सोडियम ले लें, मैग्नीशियम ले लें, पर जब सोडियम क्लोराइड के डाइल्यूट सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस की जाएगी तो सोडियम पर कैथोड पर हमारे पास क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। वही मैंने आपको बता दिया कि सोडियम इलेक्ट्रॉन नहीं लेगी, लेकिन जब पॉजिटिव है जब वो नेगेटिव के साथ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगी। इसके मुकाबले में हाइड्रोजन जो है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगी और वहाँ पे इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। कहते हैं अगर आपने कोई ऐसा सोल्यूशन लिया था जिसमें लेड और निकल थी तो फिर क्या होगा, कहते हैं फिर थोड़ी सी मुश्किल बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें कहते हैं हमारे पास अगर सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास सोल्यूशन में ना आपने सोडियम नहीं ली बल्कि लेड ली है या फिर निकल ली है, हमारे पास लेड भी एक मेटल है जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, फिर क्या होगा। अब ये देखें ये भी प्लस चार्ज है, ये भी हमारे पास क्या जाएगी, कैथोड की तरफ जाएगी और हाइड्रोजन भी कैथोड की तरफ जाएगी। कहते हैं फिर क्या होगा, कहते हैं फिर थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। कैसे हमारे पास अब कौन सी डिपॉजिट होगी, कहते हैं उसका इंहिसार होगा आपने सोल्यूशन किस किस्म का लिया हुआ है, मतलब सोल्यूशन का इर्तिकाज कौन सा, आपने कंसनट्रेटेड लिया हुआ है या वो उसका लिया हुआ है डाइल्यूट लिया। कहते हैं अगर जो सोल्यूशन कंसनट्रेटेड होगा, मर्तकिज होगा, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें लेड के एटम्स मौजूद होंगे, लेड पॉजिटिव आयन बहुत ज़्यादा होगा, तो फिर क्या होगा, ज़्यादा मेटल्स इसकी तरफ जाएंगे और यहाँ पे लेड इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। कहते हैं अगर हमारे पास सोल्यूशन डाइल्यूट होगा, मतलब वो एक आधा लेड का एलिमेंट होगा, तो फिर कहते हैं फिर हाइड्रोजन जाके इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहे हैं कि अगर सोल्यूशन मर्तकिज होगा तो कैथोड पे फिर क्या बनेगी, मेटल बनती जाएगी। लेकिन अगर सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होगा, मतलब कोई थोड़े बहुत कोई एक आधा जो हमारे पास आ रहा है लेड का एटम होगा, तो
फिर हमारे पास क्या होगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। कहते हैं अगर सोल्यूशन ना डाइल्यूट है ना ही मर्तकज़ है तो फिर क्या होगा, वहां पे मेटल भी इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस भी इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। आगे कहते हैं इन हैलाइड्स के डाइल्यूट सोल्यूशन की जब इलेक्ट्रोलिसिस की जाए तो एनोड पर गैस बनती है। कहते हैं यहाँ पे हमने ये बात कर दी कि हमारे पास क्या है, कैथोड पे तो हमने बात कर दी क्या होगा। कहते हैं अब एनोड पे क्या होगा। अच्छा, अब एनोड पे क्या होगा कि जितने हमारे पास नेगेटिव आयंस है वो किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ। अब नेगेटिव आयंस में हमारे पास क्या है, एक तो हाइड्रोक्सिल आयन मेरे पास जा रहा है और दूसरा मेरे पास कौन सा जा रहा है, मेरे पास क्लोरीन जा रहा है। ठीक है, तो कहते हैं यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन के इसके पास जाने की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है कि इनके जब हमारे पास एनोड पर क्या बनती है, ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन जो है या फिर हाइड्रोक्साइड आयन जो है ना, वो हमारे पास अगर इनका इंतकाल ज़्यादा है तो वहाँ पे वो इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी ऑक्सीजन। जैसे वो सोल्यूशन में रिएक्शन बता रहा है कि कैथोड पे कौन कौन से रिएक्शन होंगे। कैथोड पे दो रिएक्शन हो सकते हैं, या तो जो आपने मेटल ली हुई है, कोई भी मेटल है जैसे लेड है, निकल है या फिर सोडियम है, एक तो यहाँ पे मेटल जाएगी और दूसरा हमारे पास क्या जाएगी, यहाँ पे ऑक्सीजन जाएगी। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि या तो इसमें मेटल जाएगी या फिर हमारे पास हाइड्रोजन जाएगी, सॉरी। अब वहां पे क्या करेंगे, कैथोड पे जाके वहां से इलेक्ट्रॉन लेंगे और यहाँ पे डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएंगे। वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर मेटल आप कोई लेड वगैरह ले रहे हैं या फिर निकल वगैरह ले रहे हैं और सोल्यूशन आपके पास मेटल सोल्यूशन है, फिर आपके पास वहां पे क्या जाके डिपॉजिट होगी, वहां पे मेटल इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी, लेड जाके इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोग कोई डाइल्यूट सोल्यूशन ले रहे हैं या ऐसा सोल्यूशन ले रहे हैं जिसमें सोडियम वगैरह, तो वहां पे फिर क्या होगी, हाइड्रोजन जाके इकट्ठी होगी। तो ये हमारे पास इस तरह से रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। समटाइम ये भी होता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स भी जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और हाइड्रोक्सीजन गैस और हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन बनना शुरू हो जाते हैं। एनोड पे रिएक्शन क्या होता है कि हमारे पास या तो वो जो हेलोजन ग्रुप हमारे पास ले रहे होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे क्लोरीन भी जाएगी इस तरफ और हाइड्रोक्सिल आयन भी जाएगा। अब एनोड के पास जाके क्या करते हैं, वहाँ पे बच्चे वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो क्वेश्चन साइन के साइड पे लिखने का मतलब होता है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, उन्होंने दे दिया। हाइड्रोक्सिल आयन आएगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, साथ में ऑक्सीजन जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास ओवरऑल टॉपिक था जिसमें हमने इलेक्ट्रोलिसिस देखी मेटल हैलाइड के डाइल्यूट और मर्करी सोल्यूशन के। बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन में ये ओवरऑल पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास मेटल हैलाइड का डाइल्यूट और मर्करी सोल्यूशन होगा तो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगी। सबसे पहले तो वो सिंपली मेटल हैलाइड के सोल्यूशन की बात कर रहा है कि उसकी इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगी, पानी की भी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, उसके आयंस भी होंगे हमारे पास एंड सो ऑन। फिर वो आगे एक टेबल के साथ केमिकल सीरीज का, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के साथ कंपैरिजन कर रहा है कि अगर तो आप ऐसे मेटल्स ले रहे हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाता है, वो लेना पसंद नहीं करते। जब ऐसी मेटल जैसे सोडियम जो है वो कैथोड पे जाएगी तो वो नहीं होगी डिस्चार्ज, बल्कि हाइड्रोजन इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप कोई ऐसी मेटल लेते हैं जैसे लेड या निकल वगैरह, तो फिर वहां पे क्या होगा, मेटल हमारे पास डिपॉजिट होगी या हाइड्रोजन, वो डिपेंड करेगा आप सोल्यूशन कौन सा ले रहे हैं। ये मेटल के ऊपर डिपेंड करता है कि कैथोड के ऊपर जाकर मेटल इकट्ठी होगी या फिर हाइड्रोजन इकट्ठी होगी। और हमारे पास एनोड के ऊपर जाके क्या होना शुरू हो जाता है, ऑक्सीजन इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। इसके रिएक्शंस बताए। तो ओवरऑल आपने पूरा लॉन्ग क्वेश्चन करना है। मुझे मजीद कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके।